सीरीज की शुरुआत में हमें एक नेगेटिव वॉइस सुनाई जाती है जिसमें नरेटर कह रहा था 10 साल पहले दुनिया भर में अचानक कई गेट खुल गए। इन गेटों से मॉन्स्टर बाहर आने लगे, जैसे कि भयानक जानवर, होमेनाइड डीमन और यहाँ तक कि घोस्ट ड्रैगन भी। लेकिन खुशी की बात यह है कि कुछ इंसानों में सुपर नेचुरल पावर आ गई और जिन लोगों को यह पावर मिली वे अवेकेंड कहलाने जाने लगे। ये सुपर नेचुरल पावर किसी भी प्रकार की हो सकती थी, जैसे कि मैजिक, मार्शल आर्ट या कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटी। और ये अवेकन लोग हंटर बन गए जो गेट्स के मॉन्स्टर का शिकार करते थे। लेकिन हमारे प्रोटैगनिस्ट के लिए ये मायने नहीं रखता। इसी के साथ हम एक यंग टीन को देखते हैं जिसका नाम जिनयोंग है और वो अपने काम में व्यस्त है। लेकिन तभी एक बड़ा डायमंड ब्लॉक उसके चेहरे पर जोर से जा लगता है, जिसके कारण वो क्लासरूम के डेस्क और चेयर से टकराते हुए नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। फ्लोर से टकराने के कारण जिनयोंग के मुंह, नाक और सर से खून बहने लगता है और काफ़ी सारा खून फ्लोर पर गिर जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं जो 3 लड़के जिनयोंग को डायमंड से मारे थे वे जिनयोंग के आगे खड़े होते हैं। उनमें से एक लड़का जिसका ब्राउन कलर के बाल है उसका नाम थॉर है, दूसरा जो बबल गम चबा रहा है उसका नाम सैंडमैन है और उन दोनों का लीडर व्हाइट बाला वाला लड़का जो कि उन दोनों का लीडर है और उसके हाथ में डायमंड तैर रहा होता है, उसका नाम क्रिस्टल है। और वो तीनों जिनयोंग का मजाक उड़ाते हुए उस पर हंस रहे होते हैं। जिनयोंग जमीन पे गिरा अपने मन में सोचता है कि वो बस एक लूजर है। उसकी अवेकन एबिलिटी है रिजेनरेट करना, जो कि एस क्लास अंडा वाली एबिलिटी है। लेकिन जिनयोंग के लिए ये एबिलिटी किसी काम की नहीं है, क्योंकि जब भी उसका बॉडी रिजेनरेट होता है तब उसे बहुत दर्द होता है। जिनयोंग जमीन पे गिरा हुआ चिल्लाता है और तड़पता है, क्योंकि उसका बॉडी उसके सर पे लगे डैमेज को रिपेयर कर रहा होता है, जिसके कारण उसे बहुत दर्द हो रहा होता है। इसी बीच बुलीज उस पर वापस अटैक करके उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, जिसके बाद जिनयोंग के बॉडी वापस लगे जख्म को रिपेयर करता है और फिर से उसे काफ़ी दर्द होता है। ये सब होने के बाद जिनयोंग के पास कोई प्रूफ नहीं बचता कि उसे उन तीनों बुलीज ने पीटा है, क्योंकि उसका बॉडी सारे जख्म को रिपेयर कर देता है। इसीलिए उसके पास कोई चॉइस नहीं बचता और वो बस अपने डेस्क पर बैठा रहता है और वो पुलिस जब मन तब आके उसे पीट कर चले जाते हैं। वास्तव में अगर उसके पास कोई प्रूफ हो भी तो वो कुछ नहीं कर सकता। अगर वो उन प्रूफ को टीचर या पुलिस के पास लेके भी जाएंगे तो भी वो कुछ नहीं करेंगे। सच तो ये है कि वे चाह करके भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? एस क्लास अवेकन इंडिविजुअल जो स्ट्रॉन्ग पावर के साथ होते हैं उनको गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है और उसके तीनों बुलीज जो डायमंड, इलेक्ट्रिसिटी और अर्थ के पावर के साथ हैं उन सभी को एस क्लास इंडिविजुअल माना जाता है। स्कूल के बाद जिनयोंग अपनी मॉम के रेस्टोरेंट पर आता है, जहां हम उसकी मॉम के छोटे से रेस्टोरेंट को देखते हैं। उसकी मॉम उसे वार्मली ग्रीट करती है और कहती है, तुम घर आ गए बेटा, आओ और आगे कुछ खा लो। उसके बाद उसकी मॉम उसे कुछ खाना देती है। उसकी मॉम ही वो वजह है जिसके लिए वो इस अवेकन स्पेशलाइजेशन हाई स्कूल जा रहा है, इतनी तकलीफों के बावजूद भी, जहाँ सिर्फ अवेकन पर्सन ही स्टडी कर सकते हैं। जब वो 5 साल का था तब उसके डैड इस दुनिया से चल बसे, उसकी मॉम को अकेला छोड़कर, जिसके कारण उसकी मॉम पर काफ़ी सारी जिम्मेदारियां आ गई और उसके डैड का रेस्टोरेंट भी कुछ खास नहीं चल रहा था। इसीलिए जब भी उसकी मॉम उससे पूछती है कि उसका स्कूल कैसा चल रहा है तो वो झूठी स्माइल के साथ बोलता है कि मेरा स्कूल एकदम मज़ेदार चल रहा है। वो अपने मन में सोचता है, एक बार जब मैं ग्रेजुएट हो गया तो फाइनली मैं एक हंटर बन सकता हूँ और मेरी मॉम को ये घटिया रेस्टोरेंट नहीं चलाना पड़ेगा। मेरी एबिलिटीज़ के साथ मैं एक सी रैंक हंटर तो बन ही सकता हूँ। हाँ, भले ही सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन कम से कम मैं और मेरी मॉम तो एक बेहतर जगह पर रह पाएंगे। फिर मैं और मेरी मॉम फाइनली खुशी से लाइफ स्पेंड कर पाएंगे। जहां हम थोड़े दिन आगे का सीन देखते हैं, जब महीने का 15 तारीख थी और जिनयोंग की मां का जन्मदिन। यही वो दिन था जब जिनयोंग की जिंदगी में सब कुछ बिखर गया। जिनयोंग काफी ज्यादा शौक में है क्योंकि इसकी मां हॉस्पिटल में बेहोश पड़ी है। वो अभी ऑक्सीजन सपोर्ट पर है, एक नेक ब्रेक उसके गर्दन को सपोर्ट कर रहा है और पट्टियां उसकी माँ के पूरे शरीर पर लिपटी हुई है। वो अपनी माँ का चेहरा भी ठीक से नहीं देख पा रहा था क्योंकि उसकी माँ के सर पर ड्रेसिंग की हुई थी। उसके स्कूल के पुलिस ने उसकी माँ को इतनी बेरहमी से मारा था कि अब उसकी माँ एक डिसेबल पर्सन बन गई थी। एक गवर्नमेंट ऑफिशियल जो कि जिनयोंग के पीछे खड़ा था, वो जिनयोंग को समझाने की कोशिश करता है कि ये बस एक एक्सीडेंट है, क्योंकि गवर्नमेंट खुद उन एस क्लास अवेकन बुलीज बच्चों को बचाना चाहते थे। लेकिन जिनयोंग धीमे आवाज में बोलता है, ये कोई हादसा नहीं है, मैं उन लोगों को अच्छे से जानता हूँ। जहाँ हम फिर एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसमें वो बुलीज कोइंसिडेंटली जिनयोंग की माँ के छोटे से रेस्टोरेंट में आए होते हैं। वहाँ जिनयोंग की माँ उनको सर्व करती है। अब जिनयोंग की मॉम को जवान देखकर क्रिस्टल उस पर लाइन मारने का ट्राई करता है, लेकिन जिनयोंग की माँ वहाँ से जा ही रही होती है कि तभी क्रिस्टल जिनयोंग की माँ का हाथ पकड़ के उस पर लाइन मारना शुरू कर देता है और अपने हाथों में डायमंड फॉर्म करके फ्लेक्स करने लगता है। क्रिस्टल जिनयोंग की माँ पे लाइन मारते हुए दिखाता है कि वे डायमंड भी बना सकता है, लेकिन जिनयोंग की माँ अपना हाथ वापस खींच लेती है और उसे रिजेक्ट कर देती है, जिसके कारण गलती से जिनयोंग की माँ का हाथ क्रिस्टल के फ़ोन से जा लगता है, जिसकी वजह से क्रिस्टल का फ़ोन ज़मीन पे गिर जाता है
और उसका स्क्रीन क्रैक हो जाता है। जिनयूंग की मॉम घबराहट में जल्दी से उसका फ़ोन उठाती है और माफ़ी मांगते हुए बोलती है, मैं इसका पैसा दे दूंगी आपको। लेकिन क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल एक नोकीला डायमंड जिनयूंग की मॉम के नीचे की ज़मीन से बाहर निकालता है, जिसकी वजह से जिनयूंग की मां हवा में उड़ जाती है। और इसी की वजह से जिनयूंग की मॉम अभी हॉस्पिटल में है और वो एक डिसेबल पर्सन बन चुकी है। जहां फिर हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां जिनयूंग धीमी आवाज़ में बोलता है, गवर्नमेंट ने इसे एक हादसा का नाम देके उन लोगों को बचा लिया, क्योंकि मैं उन लोगों को अच्छे से जानता हूँ, ये एक हादसा हो ही नहीं सकता। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनयूंग अपने मुंह को इतनी जोर से दबाता है कि उसके मुंह नाक से खून बहने लगता है और उसके आंखों से खून का आंसू गिरने लगता है। वो अपने दांतों को इतनी जोर से बींचता है कि वो क्रैक्ट होकर टूट जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वो अपने गर्दन के स्किन को इतनी जोर से फाड़ता है कि वहाँ से ब्लड के छिटके बाहर आने लगते हैं। उसका गुस्सा उसे पागल बना रहा होता है। इसी के साथ हम वही केक को देखते हैं जो अपनी मॉम के लिए लाया था। वो केक अभी जमीन पर गिरा होता है और उसके शरीर का खून उसके मॉम के केक पर गिरने लगता है। इसी बीच शहर के बाहर पहाड़ों पर वो तीनों बुलीज स्कूल के बाद मस्ती कर रहे होते हैं और अपनी पावर से खेल रहे होते हैं। लेकिन थॉर चिंता करता है कि क्या सच में उसने ठीक किया कि उन्होंने एक मासूम औरत को हॉस्पिटल भेज दिया। थॉर की चिंता को देख क्रिस्टल उससे पूछता है कि क्या वो ठीक है, जिसपे थॉर बोलता है कि क्या होगा अगर वो औरत मर गई तो। जिसके बाद क्रिस्टल उसे समझाता है कि सब ठीक है, आखिर वो इतने यंग है कि लॉ भी उनको प्रोटेक्ट करेंगे और वो भी एस क्लास अवेकन इंडिविजुअल है जो स्पेशल प्रिविलेज एंजॉय करते हैं। लेकिन जब थॉर फिर भी अपनी चिंता व्यक्त करता है तो फिर क्रिस्टल रॉक पर से नीचे उतरता है और फिर थॉर के कंधों पर हाथ रखते हुए थॉर की तरफ घूरते हुए उसे याद लाता है कि ये उसका पहला टाइम नहीं है कि वह किसी को मारा है। दूसरी तरफ दूरी से एक आवाज़ उससे पूछती है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जब वो अननोन फिगर गुस्से से उनकी तरफ आगे बढ़ता है तब वे तीनों फाइनली उसे पहचान लेते हैं कि वह जिनयूंग है। और इधर जिनयूंग अभी भी आगे बढ़ते हुए उसे वही सवाल कर रहा होता है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। जिसके बाद जिनयूंग की आंखें गुस्से से चमक उठती है और वो फिर से पुलिस पर चिल्लाता है, पूछता है कि उन्होंने उसकी माँ को चोट क्यों पहुँचाया। क्रिस्टल का चेहरा खुशी से खिल उठता है जब वह समझ जाता है कि जिनयूंग किस बारे में बात कर रहा है और वह बस कैजुअली जिनयूंग के सामने जिनयूंग की मां की जवानी की तारीफ करने लगता है, जिसे सुनकर जिनयूंग के चेहरे से आंसू और नाक से स्नोट बह रहा होता है, जो अभी भी गुस्से से रेडिएट हो रहा था। जिनयूंग उसकी तरफ अटैक करने को जाता है, लेकिन क्रिस्टल बस अपने हाथ उठाता है और जिनयूंग के चेस्ट में एक डायमंड स्पेयर भेज देता है। लेकिन जिनयूंग स्पेयर को दोनों हाथों से पकड़ता है और उसे बाहर निकालता है, जिसके कारण खून का फाउंडेशन उसके चेस्ट से फूटने लगता है। उसके चेस्ट के होल धीरे धीरे हील हो रहे होते हैं, लेकिन रीजनरेट के कारण उसे बहुत दर्द भी हो रहा होता है। वो उन बुलीज को गुस्से भरी नज़रों से देखता है और बोलता है, तुम कमीनों, और फिर से चार्ज करने ही वाला होता है कि तभी वो देखता है कि क्रिस्टल ने उसके चारों ओर आसमान में 100 मोर डायमंड फॉर्म करके रखा है। जिसके बाद क्रिस्टल अपनी उंगली को मूव डाउन करता है, जिसके कारण वो सारा क्रिस्टल स्फीयर जिनयूंग पे क्रैश कर जाता है। और इधर क्रिस्टल और उसके दोनों दोस्त उसका मजाक उड़ाते हुए उसे बोलते हैं कि ओ तुम इतने गुस्सा क्यों हो। लेकिन ताजुब की बात यह है कि जिनयूंग का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं पड़ा होता है। वो जख्मी हालात में भी दर्द को सहते हुए पुलिस की तरफ घसीटते हुए आगे बढ़ता है। उसके आंखों में अभी भी बदले लेने की आग लगी हुई थी। लेकिन क्रिस्टल जिनयूंग के हालात पर मुस्कुराता है और फिर थॉर को जिनयूंग पे अटैक करने के लिए कहता है। जिसके बाद थॉर की आंखें चमक उठती है और आसमान से एक बिजली का वोल्ट जिनयूंग पर गिर जाता है जहां वो खड़ा था, जिसके कारण जिनयूंग अपने घुटनों के बल गिर जाता है और वहां काफी सारा स्मोक और जमीन पूरा खून से लाल हो जाता है। बुलीज जिनयूंग के बगल से जाने लगता है, लेकिन जब बुलीज उसके बगल से जा ही रहा होता है कि तभी जिनयूंग क्रिस्टल का पैर पकड़ लेता है। क्रिस्टल अब जिनयूंग से इरिटेट हो चुका था, जिसके कारण वो अपने हाथ को डायमंड से कवर कर लेता है और जिनयूंग के सर पे मुक्कों की बारिश कर देता है। लेकिन जिनयूंग अभी भी बोल रहा होता है कि क्यों तुमने मेरी माँ के साथ ऐसा किया, जिसे सुनकर क्रिस्टल और भी ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और फिर अपना पंच जिनयूंग के मुंह पर घुसा करके बोलता है कि अब चुप कर अब। लेकिन जिनयूंग उसके डायमंड पंच को अपने बचे हुए दांत से तोड़ने की कोशिश करता है। यह देखकर क्रिस्टल भी थोड़ा डरने लगता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि ये आगे चलकर हम सभी से ताकतवर निकलेगा। इसी डर के वजह से वो उन दोनों लड़कों को बोलता है कि हमें इसे हमेशा के लिए कहीं बंद करके रखना होगा। लेकिन थॉर क्रिस्टल को बोलता है कि ये तुम क्या करने जा रहे हो, जिस पे क्रिस्टल बोलता है कि शांत रहो अभी। ये बोलकर क्रिस्टल अपने एबिलिटीज से काफ़ी सारे डायमंड क्रिस्टल से जिनयूंग को बंद करने की कोशिश करने लगता है
वहीं जिनिंग बंद होते होते बोल रहा होता है कि मैं कसम खाता हूँ कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जिस पर क्रिस्टल वहाँ से जाते हुए बोलता है कि ठीक है, जब तुम यहाँ से निकल जाना तो फिर तुम ये भी काम कर ही लेना। जिसके बाद हम देखते हैं एक बंद कॉफिन जिसके अंदर जिनिंग बंद था और वो वहाँ काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो रहा था। इसी फ्रस्ट्रेशन के कारण वो काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था और लगातार उस कॉफिन पे अपना पंच बरसाया जा रहा था, लेकिन उस पंच से डायमंड को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था, बजाय उसके जिनियों के हाथ को ही ज़्यादा डैमेज पहुंच रहा था और फिर से जिनियों का हाथ रिकवर होता। जिसके बाद जिनियों को ये रियलाइज होता है कि इस कॉफिन के अंदर अब ऑक्सीजन ख़त्म होते जा रहा है और इसी के कारण अब उसे अच्छे से सांस भी नहीं ले पा रहा था और सांस ना लेने के कारण वो बार बार अनकॉन्शियस हो जाता, लेकिन फिर से वो कॉन्शियस हो जाता अपने रीजनरेट स्किल की वजह से। लेकिन इसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा दर्द सहना पड़ता था और ये दर्द मौत से भी भयानक दर्द होता था। इसी दर्द को ख़त्म करने के लिए जिनियोंग अपने सामने पड़े एक नोकीले क्रिस्टल को पकड़ता है और अपने आप को उसकी तरफ खींच के अपने गले पे वो क्रिस्टल मार लेता है। लेकिन मरने से पहले उसके दिमाग में उसकी मॉम की याद आती है और फिर से उसका रीजनरेटिव स्किल की वजह से वो वापस से ठीक होने लगता है, लेकिन वो अभी भी ऑक्सीजन के लिए तड़प रहा होता है और इधर उसके गले का जख्म वापस रिकवर होने के कारण उसे अभी भी काफ़ी ज़्यादा दर्द सहना पड़ रहा था, जिसके कारण वो बिल्कुल पावरलेस फील कर रहा होता है। लेकिन वो अपना दांत बींचता है और रियलाइज करता है कि शायद उसकी माँ भी अभी ऐसा ही फील कर रही होगी, क्योंकि वे दोनों भी अभी बिल्कुल मूव नहीं कर सकते और अपने शरीर में ही फंसे हुए हैं। जिसके कारण जिनियोंग अपना दांत बींचता है और एक बार फिर से ऊपर की तरफ पंच करता है और अपने मन में सोचता है कि मैं बाहर निकलूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जिंदा बाहर निकलूंगा। जिनिंग डायमंड पे पंच किए जा रहा होता है और उसके हाथों का इंजरीज पेनफुल प्रोसेस के थ्रू रीजनरेट हो रहा होता है। जिसके काफ़ी समय बाद का हम सीन देखते हैं जब शहर में टेलीविजन पर कुछ फेमस एस क्लास हंटर का इंटरव्यू ब्रॉडकास्ट किया जा रहा होता है। इंटरव्यूअर अपने तीनों गेस्ट का प्रशंसा करते हैं और बोलते हैं कि ये वे 3 हंटर हैं जो अपने काइंडनेस और लोगों की मदद के लिए जाने जाते हैं। गेस्ट एक्सप्लेन करता है कि वे जब भी किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो उसे काफ़ी ज़्यादा खुशी फील होती है और अभी भी वे वैसा ही फील कर रहा होता है। ये तीनों गेस्ट जिनियोंग के फॉर्मर बुलीज हैं जो अब ग्रेजुएट हो चुके हैं। ग्रेजुएट होकर अब वो तीनों एक एस क्लास हंटर के रूप में काम कर रहे हैं। इंटरव्यूअर उससे अगला सवाल पूछते हैं कि जब वह 5 साल पहले गलती से एक सिविलियन को चोट पहुंचा दिया था तो क्या ये सच है कि आपने किसी को सच में चोट पहुंचाया था। जिसके बाद वे तीनों हंटर का लीडर अपने सर को पकड़ता है और झूठा आंसू बहाते हुए बोलता है जब वो स्टूडेंट थे तो वो अपने एबिलिटीज़ को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, इसलिए गलती से उसने अपनी दोस्त की माँ को चोट पहुंचा दी। उसने अपनी दोस्त से माफ़ी मांगी थी, लेकिन तब से वो उससे बात नहीं किया है। वो कैमरा की तरफ मुड़ के फिर से माफ़ी मांगने वाला ही था कि तभी इंटरव्यू गेट का रूम टूट के उस हंटर की तरफ तेजी से बढ़ने लगता है, लेकिन क्रिस्टल अपने फास्ट रिएक्शन के साथ अपने हाथों को डायमंड से कवर करके उस दरवाजे को डिफ्लेक्ट कर देता है। इंटरव्यू देखने आए लोग इधर उधर भागने लगते हैं और चिल्लाने लगते हैं मॉन्स्टर 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 आया यहाँ पे। मॉन्स्टर के हर एक कदम से फ्लोर टूट रहा होता है। क्रिस्टल संभल कर उस मॉन्स्टर को फिगर आउट करने की कोशिश कर रहा था जो उसकी तरफ लगातार बढ़े जा रहा था। तभी एकदम से एक मुक्का उसके चेहरे पर जा लगा। इसी के साथ सीधा हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जब जिनिंग अभी भी डायमंड कॉफिन में बंद होता है और वो लगातार अभी भी बिना रुके पंच पे पंच किए जा रहा होता है। उसको पता नहीं चल रहा होता है कि कितना समय बीत चुका है, कुछ महीना या कुछ साल। सच तो ये है कि वो कभी जान ही नहीं पाएगा। उसके सामने के डायमंड पर उसके सारे पंच का एक भी स्क्रैच नहीं पड़ा होता है, लेकिन एक चीज जो वो नोटिस करता है कि उसका रीजनरेटिव एबिलिटी दूसरों से अलग है। लगातार इंजरीज के एक्सेसिव रीजनरेट के कारण उसका बोन अब और भी टफ होते जा रहा था। उसके हाथों और शरीर के बाहर एक एक्सोस्केलेटन उभर रहा होता है। जिनियोंग का पूरा शरीर स्ट्रगल कर रहा था। उसने अपने पैर, दांत और यहाँ तक कि अपने सर का भी इस्तेमाल किया। 5 साल तक उसने अपने पूरा शरीर को डिस्ट्रॉय किया और रीजनरेट किया। उसने इन 5 सालों में सिर्फ दर्द महसूस किया। उसका खून उछला, उसकी मांस फटी, उसका हड्डियाँ टूटी। दर्द उसकी पूरी जिंदगी था। लेकिन ताजुब की बात यह है कि जब भी वो रीजनरेट करता था तो वो दर्द उसकी मौत का दर्द से भी भयानक होता था। लेकिन फिर भी जियोंग पंच पे पंच अपने शरीर, हाथ, नाक, कान सब कुछ का इस्तेमाल करता रहा और रीजनरेट करता रहा जब तक एक क्रैक नहीं पड़ गया और वो डायमंड प्रिजन क्रैक नहीं हो गया। उसके बाद हम फिर प्रेजेंट में वापस आते हैं जब क्रिस्टल का चेहरा पे वही भारी पंच पड़ता है और वह दूर दीवार से जा टकराता है। क्रिस्टल के दोनों साइड की थॉर और सैंडमैन समझ नहीं पाते हैं कि अभी क्या हुआ, कौन ये व्यक्ति जो उसके सामने खड़ा है।
जो कि आदमी से ज़्यादा डीमन लग रहा है, जिसका पूरा शरीर एक्सोस्केलेटन से ढका है और उसका आधा चेहरा स्कल से ढका हुआ है। जिन योंग वो पुलिस का आखिरी शब्द याद करता है जब उन्होंने उसे कहा था कि जब वो इस डायमंड प्रिज्म से बाहर निकल जाएगा तो फिर वो उसे मारने की कोशिश कर सकता है। जिन योंग का गुस्सा अभी भी उतना ही ताज़ा है और वह उनको चेतावनी देता है कि वो फाइनली बाहर आ गया है, लेकिन पुलिस अभी भी ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये डीमन कौन है। उन लोगों को अभी तक ये भी नहीं था पता कि ये डीमन उसी का कमज़ोर क्लासमेट है। थॉर और सैंडमैन एक दूसरे को हैरानी से देखते हैं, जिसके बाद क्रिस्टल उसके पीछे से उठ खड़ा हो जाता है। क्रिस्टल थॉर और सैंडमैन से कहता है कि कैसे भी करके इस आदमी को मार दो, जिसे सुनकर थॉर एक लाइटनिंग फ्लैश को समन करता है जिन पर हिट करने के लिए। बिजली के वॉल से एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है और वहाँ पे धूल मिट्टी काफ़ी ज़्यादा उड़ने लगती है, लेकिन जिनियोंग उस अटैक को झेल लेता है। बिजली अभी भी जिनियोंग के पूरे शरीर पर चुभ रही होती है, जिससे जिनियोंग और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वह थॉर की तरफ चार्ज करता है। जिनियोंग थॉर की तरफ अपने फोर आर्म से निकले ब्लेड लाइक बोन का इस्तेमाल करके थॉर का सर धड़ से अलग कर देता है और फिर थॉर का शॉक हुआ फेस हवा में उड़ जाता है, जो कि अभी भी उसका फेस शॉक में होता है। इधर क्रिस्टल और सैंडमैन पूरा शौक में एक जगह खड़ा होकर ये चीज़ देखता है। ये चीज़ देखने के बाद सैंडमैन और क्रिस्टल मूव भी नहीं कर पा रहे होते हैं। कुछ समय बाद जब थॉर का शरीर और सर जमीन पे फाइनली गिर जाता है, तब फिर सैंडमैन फाइनली रिएक्ट करता है और वो अपनी पावर से रॉक, सैंड और डर्ट के टुकड़े कन्वर्ट करके जियान को तरफ भेजता है और जियान को व्रैप करके क्रश करने की कोशिश करता है। अपने दूसरे अर्थ कॉफिन के अंदर जियान एक बार फिर से अपना दांत पीसता है और इतनी जोर से पंच करता है कि वो पूरा का पूरा प्रिजन एक ही बार में डिस्ट्रॉय हो जाता है और वह एक ही झटके में सैंडमैन के जॉ को पकड़ लेता है, जहां शायद वो 5 साल से एक ही चिंगम चिबा रहा था। सैंडमैन का दिमाग एक अलार्म मोड में चला जाता है कि अब क्या होगा, लेकिन तभी जियान उसके जॉ को बड़े ही बेरहमी के साथ फाड़ देता है। सैंडमैन जमीन पर गिर जाता है और अपने फटे हुए जॉ को अपने हाथों से पकड़ा होता है। इसके बाद जिनियोंग अपने स्वॉर्ड आर्म से उसके सर को बीचों बीच काट देता है और अब यहाँ पे सैंडमैन का भी किस्सा खत्म हो चुका था। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि क्रिस्टल अपने डायमंड फिश के साथ रेडी होता है और जियान के बैक स्कल पे एक जोरदार फिस्ट मारता है, लेकिन इस बार पहले की तरह नहीं होता है। जो जियान का स्कल था वो उसे प्रोटेक्ट करने में कामयाब रहता है और क्रिस्टल का फिस्ट भी अब इधर क्रैक हो चुका था। इस चीज़ को देखकर क्रिस्टल अपना हाथ उठाता है और काउंटलेस डायमंड स्पेयर बिल्डिंग के बाहर समन कर लेता है। बचपन में क्रिस्टल सिर्फ जियान को कुछ ही स्पेयर से सराउंड किया था, लेकिन इस बार पूरे के पूरे बिल्डिंग के ऊपर काउंटलेस स्पेयर सराउंड हो जाते हैं, जिसके बाद क्रिस्टल अपने उंगली को नीचे करता है और इतने सारे काउंटलेस स्पेयर जियान पे आके क्रैश कर जाते हैं और जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे क्रिस्टल, नोकीले क्रिस्टल जियान के शरीर के आर पार हो चुके थे। शुरू में क्रिस्टल को लग रहा होता है कि अब ये यहीं खत्म हो गया, लेकिन जब वो देखता है कि वो मॉन्स्टर इतने स्पेयर के बावजूद भी, जबकि उसके पूरे शरीर से जबकि पूरा खून टपक रहा है, लेकिन फिर भी वो खड़ा होने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद जब जिनिंग वापस खड़ा हो जाता है तो वो सिर्फ स्केलेटन डीमन ही नहीं बल्कि खून में नहाया हुआ क्रिस्टल का मौत दिख रहा था। फिर क्रिस्टल रियलाइज करता है कि ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है और फिर वो अपने पूरे शरीर को प्रोटेक्टिव डायमंड आर्मर से कवर कर लेता है। जिसके बाद क्रिस्टल जिनियम के गले, नाक, गर्दन, शरीर सब जगह पंच की बारिश कर देता है और फिर अंत में क्रिस्टल जिनियम के साथ वही करता है जब वो उसके साथ टीनेज में किया था। वो उसके मुंह के अंदर अपना डायमंड प्रोटेक्टिव पंच एंटर कर देता है, लेकिन पिछले बार की तरह इस बार नहीं होता है। इस बार जिनियम अपने मुंह से अपने बचे हुए दांतों से उसका डायमंड को क्रैक कर देता है। ये देखकर क्रिस्टल काफ़ी ज़्यादा डर जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनियम वापस खड़ा होता है। उसके एक मुंह में क्रिस्टल का एक डायमंड प्रोटेक्टिव हैंड होता है और दूसरी तरफ वो अपने स्केलेटन ब्लेड से क्रिस्टल के चेस्ट में घुसा देता है, जिसके कारण क्रिस्टल अब वहाँ से भाग भी नहीं सकता क्योंकि उसका एक हाथ जिनियम के मुंह में है। और फिर हम देखते हैं कि जिनियम अपने दूसरे हाथ से क्रिस्टल का सर को पकड़ के उसे जमीन पे बैठा देता है। अब इधर वो अपने मुंह में तो क्रिस्टल का एक हाथ पकड़ा ही हुआ था, साथ ही साथ वो अपने जिनियम अपने दूसरे हाथ से क्रिस्टल का चेहरा को इतनी ज़ोर से दबाने लगता है कि क्रिस्टल को काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। बचने के लिए क्रिस्टल ज़मीन को टच करता है और फिर जिनियम के ज़मीन के नीचे से एक बड़ा सा डायमंड स्पेयर बाहर निकलता है, जो कि जिनियम के शरीर में जाके धंस जाता है। लेकिन जिनियम का बाइट इतना स्ट्रांग होता है कि वो क्रिस्टल का हाथ अपने साथ साथ
ऊपर लेके चला जाता है, जिसके कारण क्रिस्टल का हाथ वहीं पे कट जाता है। अब अपने मिसिंग हाथ को पकड़े हुए क्रिस्टल वहां से भागने की कोशिश करने लगता है, लेकिन दुर्भाग्यवश एक डायमंड स्पेयर पीछे से आता है और क्रिस्टल के छाती से आर पार हो जाता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वो स्पेयर कोई और नहीं बल्कि जिन्यूंग ही फेंका था। जिसके बाद फिर हम देखते हैं वो डायमंड स्पेयर लगने की वजह से क्रिस्टल अपने एक हाथ और घुटनों के बल जमीन पे गिरा हुआ था और पीछे से जिन्यूंग उसके सारे डायमंड स्पेयर को अपने हाथ में पकड़े हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहा था। ये देखकर क्रिस्टल डर जाता है और सहम जाता है और फिर जोर से चिल्ला करके क्रिस्टल को बोलता है कि उसके पास नहीं आने के लिए। पर ऑब्वियसली जिन्यूंग उसकी एक ना सुनता है और उसकी तरफ आगे बढ़ के उसका अटैक उसी पे कर देता है, यानी कि जितने भी डायमंड स्पेयर थे वो उसके शरीर के अंदर घुसा देता है। अब क्रिस्टल बिल्कुल एक कैक्टस के पौधे की तरह लग रहा होता है और वह बुरी हालत से मॉन्स्टर से पूछता है कि वह कौन है। जवाब में जिन्यूंग अपने फेस के स्कल को पकड़ता है और दर्द से उसे उखाड़ देता है। जिसके बाद क्रिस्टल फाइनली उसका पूरा फेस देख लेता है और उसके माइंड में तुरंत वही सब ख्याल आने लगता है जब वह जिन्यूंग को पूरी तरीके से टॉर्चर करता था और उस पर अटैक करके हंसा करता था। जिन्यूंग का हाफ चेहरा स्कल वाला पूरी तरीके से स्कर्ट हो चुका था और क्रिस्टल को वो पर्सन क्लियरली दिख रहा था कि वह जिन्यूंग ही है। जिसके बाद जिन्यूंग बिना कुछ बोले बस अपना फिस्ट उठाता है और क्रिस्टल के सर पे एक जोरदार हिट करता है। जिसके बाद फिर जिन्यूंग क्रिस्टल का गला पकड़ के उसके मुंह के अंदर अपना स्केलेटन वाला स्वार्ड एंटर करता है और उसके हेड के बैक से वो स्वार्ड बाहर निकाल देता है। जिन्यूंग देखता है कि क्रिस्टल धीरे धीरे मर रहा होता है और उसका लाइफ उसके आंखों से धीरे धीरे डिसअपीयर होता जा रहा होता है। जिसके बाद जिन्यूंग का रिवेंज फाइनली कंप्लीट हो जाता है और वो बस वहाँ पे शांति से खड़ा होता है और उसका गुस्सा भी अब धीरे धीरे ठंडा पड़ता जा रहा होता है। जिसके बाद जब वो अपने आसपास देखता है तो उसे सिर्फ और सिर्फ मिलता है अपने बुलीज के डेड बॉडीज और वो पूरा कमरा खून से लबलब हो चुका था। फिर हम देखते हैं कि वो बिल्डिंग पूरी तरीके से तबाह हो चुका था और वहाँ सिर्फ और सिर्फ जिन्यूंग ही वहाँ बचा था। उसका रिफ्लेक्शन उस ब्लड के पूल में साफ साफ दिख रहा था और वहीं कुछ देर बाद वहाँ पे बारिश होना शुरू हो जाती है। फाइनली अब जिन्यूंग एक खुल करके सांस लेता है क्योंकि अब उसका माइंड में जितना भी रिवेंज का भावना था, उसका माइंड में जितना भी दर्द था, वो सब कुछ चला गया था। उसको अब कुछ भी नहीं पता था कि अब वो आगे क्या करेगा। जिसके कुछ देर बाद का हम सीन देखते हैं जब जिन्यूंग अपनी मोम के आगे हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और जिन्यूंग अपने शरीर को एक वार्म ब्लैंकेट से ढक लिया था। वो अपनी मोम को वहाँ पे देखता है जो कि हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई थी। वो अपनी मोम को देख के काफी ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उसकी मोम अभी तक जिंदा थी। जिसके बाद फिर हम वही बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पे जिन्यूंग वो तीनों पुलिस को मार दिया था। वो वहाँ पे नीचे अपने घुटनों के बल बैठ करके बारिश में रो रहा होता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और उसके बाद हम देखते हैं साफ आसमान, पहाड़ी थी और जंगल के बीचों बीच एक गेट ओपन हुआ था और उस गेट के अंदर कुछ हंटर थे जो अभी अभी मॉन्स्टर का शिकार करके फिनिश कर दिए थे। जिसके बाद हम उसी गेट के अंदर 4 लड़कों का ग्रुप देखते हैं जो कि एक लड़की का तारीफ कर रहा था क्योंकि वो लड़की उन लोगों को हील करते करते गेट की काफी ज्यादा अंडर आ गई थी और साथ ही साथ वे लड़की अपनी टीम को काफी ज्यादा कंट्रीब्यूट भी की थी। लड़की शर्माते हुए अपने कमांडर को धन्यवाद बोलती है क्योंकि उन लोगों ने उसे काफी सारे मॉन्स्टर से बचाया था, लेकिन वो डर गई जब उसने देखा कि चारों लड़के अब उसको एक बुरी और सख्त नजर से घूर रहे हैं। और फिर वो चारों लड़के मुस्कुराते हुए उसे कहते हैं कि वे उनके साथ आने के लिए उनका और भी शुक्रगुजार हैं और उस लड़की को याद दिलाता है कि गेट के अंदर अगर कुछ भी होता है तो बाहर का दुनिया को उससे कोई मतलब नहीं होता है। जिसके कारण लड़की डर के मारे कांपने लगती है, लेकिन एक मस्कुलर लड़का उसका दोनों हाथ पकड़ के उसके गाल को सहलाने लगता है और उस लड़की को कहता है कि अब वो लोग इस गेट से 1 महीना बाद ही बाहर निकलेंगे और वो लोग उस महीने उस लड़की के साथ बिताने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। मस्कुलर लड़का उस लड़की के चेहरे को चाटने वाला ही था कि तभी उसका सर उसके धड़ से अलग हो जाता है और जमीन पर लुढ़कते लुढ़कते गिर जाता है। बाकी सब उस अचानक हमले से डर गए और देखने लगे कि कौन और कहां से अटैक किया। उधर वो लड़की काफी ज्यादा हैरान थी कि जब उसने देखा कि उसको बचाने के लिए एक ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर था जो पूरी तरीके से एक्सोस्केलेटन में बंधा हुआ था, वो उसको बचाने के लिए आया था, ऐसा वो लड़की अपने मन में सोच रही थी। जिसके बाद वे तीनों मेल हंटर ने अपने अपने पावर से जिन्यूंग पर तुरंत हमला बोल दिया। एक ने मल्टीपल फायरबॉल बुलाया, दूसरे ने डार्कनेस को बुलाया, जबकि समुराई ने अपनी तलवार निकाली। फायर और डार्कनेस का अटैक जियान को बहुत बुरी तरीके से पड़ा, लेकिन उसके एक्सोस्केलेटन पर बस थोड़ा सा ही स्क्रैच आया। समुराई ने भी अटैक किया और अपने कटाना जियान के चेस्ट में घुसा दिया, लेकिन हैरानी की बात यह है कि जियान को कुछ होने की जगह उसका कटाना ही टूट गया। जियान ने भी पलके झपकाते ही काउंटर अटैक किया और समुराई का धड़ वहीं पे उसके शरीर से अलग हो गया। उन दोनों बाकी बचे मेल हंटर को यह समझ नहीं आ रहा था कि ये गेट में इतना स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आखिर है कैसे। जिसके बाद फिर जियोंग अपना तलवार निकालता है और उन दोनों हंटर्स का सर धड़ से अलग कर देता है। जिसके बाद लड़की मॉन्स्टर के सामने कांप रही थी और रो रही थी, लेकिन मॉन्स्टर
उसे बस घूरे जा रहा था। लड़की अपनी आंख से आंसू पोंछती है और मॉन्स्टर का शुक्रिया अदा करती है उसको बचाने के लिए, लेकिन उसका शुक्रिया वहीं पे रुक गया जब उसका भी हेड बाकियों की तरह उसके शरीर से अलग हो गया। और ये काम कोई और नहीं बल्कि जिनयोंग ने ही किया था। उसने ऐसा क्यों किया, इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना होगा, जब ऑडिटरी में जिनयोंग रो रहा था अपने पुलिस के डेड बॉडी के आगे। लेकिन तभी जब किसी ने डोर से अचानक उससे बात की, आवाज़ ने उससे कहा कि उसने जो भी किया वो शानदार था, और जिनयोंग से पूछा कि अब रिवेंज लेने के बाद उसको कैसा फील हो रहा है। आवाज़ एक ब्लॉन्ड हेयर औरत की थी जो दरवाजे के पास खड़ी थी। जिनयोंग ने औरत से पूछा कि वो कौन है, जिस पे औरत ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वो सिमजिन है, साउथ कोरिया हंटर एसोसिएशन की हेड। जिनयोंग ने सिमजिन से पूछा कि वो उसे कैसे जानती है, और उसने जो कहा उसे सुनकर जिनयोंग काफ़ी शॉक हो गया। उसने कहा कि वे उसे तब से देख रही है जब 5 साल पहले वो इंसिडेंट हुआ था। जियान को लगा कि शायद वो उसकी माँ के बारे में बात कर रही है, और उसका गुस्सा एक बार फिर से फूट पड़ा। ऑडिटोरियम उसके जंप करने की वजह से वहाँ पे एक एक्सप्लोड हो गया। अब जिनयोंग सिमजिन का गला काटने वाला ही होता है, लेकिन सिमजिन वहाँ से बिना हिले हुए उसे कहती है कि वे उसके माँ को बचा सकती है। ये सब ने जियान के फिस्ट को रोक दिया उसे मारने से पहले। इधर जियान का अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसका शॉक वेव से ही डिस्क्राइब और रॉक का कॉरिडोर में एक्सप्लोड कर गया। जिसके बाद जिनयोंग सेजमिन से उसके शब्द के बारे में पूछती है कि उसके शब्द का क्या मतलब है। इस पे सेजमिन जिनयोंग को बोलती है कि वो उसकी माँ को डिसेबल से एबल पर्सन में बदल सकती है। आखिर वो दुनिया की एकमात्र एस रैंक हीलर जो है। जिनयोंग ने सेजिन से तुरंत पूछा कि मैं तुम पे भरोसा क्यों करूं, जिस पे सेजिन थोड़ा हंसते हुए बोलती है कि जब तुम 5 साल तक जमीन के नीचे धंसे हुए थे तब तुम्हारी माँ को मैंने ही जिंदा रखा था। फिर जिनयोंग थोड़ा सोचने के बाद सेमजिन से पूछता है कि वो इससे क्या चाहती है। सेमजिन मुस्कुराती है और उससे कहती है कि दुनिया की सिचुएशन में एक प्रॉब्लम है। अलग अलग देश में जो हंटर उभरे हैं वे अब बहुत स्ट्रांग हो गए हैं। ज़्यादातर मिलिट्री फोर्स हंटर के सामने कुछ नहीं है, और कुछ हंटर तो न्यूक्लियर वेपन से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। इन स्ट्रांग हंटर की वजह से गेट्स के अंदर के मॉन्स्टर ज़्यादातर मारे दिए गए हैं, लेकिन फिर भी गेट गायब नहीं हुई। गेट अब मॉन्स्टर के बिना अलग देशों द्वारा पाथवे के रूप में यूज किया जा रहा है। नेशन उन्हें वार लड़ने के लिए यूज कर रही है, और इन वार के सोल्जर्स वही हंटर हैं। और दुर्भाग्य से साउथ कोरिया के पास इतना हंटर नहीं है कि वह जापानीज हंटर को रोक पाए इन्वेड करने से, लेकिन ये जापान तभी तक कर पाएगा जब तक तुम हमारे साथ नहीं थे। देखो, अगर साउथ कोरिया अपने हंटर के साथ जापान को रिस्पॉन्ड करेगा तो टोटली वार हो जाएगी, लेकिन अगर एक मॉन्स्टर उन हंटर्स पर अटैक करेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि तुम एक मॉन्स्टर बन जाओ। इसके बदले में मैं तुम्हारी माँ को सुरक्षित रखूंगी और उसे जल्द ही एबल पर्सन बना दूंगी। अब सीन वापस प्रेजेंट में आती है जब गेट के अंदर जियान ने जो हंटर्स के ग्रुप को मारा था वो उसका पहला विक्टिम था। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जापान में एक खूबसूरत गर्मी का दिन था, लेकिन कुछ एक पार्टिकुलर ग्लास बिल्डिंग के अंदर जो कि जापान के प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिस्टेंस है, वहाँ पे जापान अपने डिफेंस मिनिस्टर के साथ कुछ बात कर रहा था। अंदर जापान के प्राइम मिनिस्टर ने डिफेंस मिनिस्टर को कुछ सवाल पूछने के लिए बुलाया, जिसके बाद प्राइम मिनिस्टर अपना दोनों हाथ जोड़ के गंभीरता से डिफेंस मिनिस्टर से पूछता है कि एक बात बताओ, क्या जापान के गेट्स के अंदर क्या कोई भयानक मॉन्स्टर है क्या? जिस पे डिफेंस मिनिस्टर नो में जवाब देता है। तो फिर से प्राइम मिनिस्टर उसे पूछता है कि तो क्या साउथ कोरिया में स्ट्रॉन्ग हंटर है? जिस पे फिर डिफेंस मिनिस्टर नो में जवाब देता है। प्राइम मिनिस्टर को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपना मुट्ठी बंद करता है और टेबल पे जोर से मार के बोलता है, तो फिर क्या दिक्कत है? क्यों हमारे हंटर अभी तक साउथ कोरिया के पेनिनसुला रीजन पे कैप्चर नहीं कर पाए? वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में ये सब बात बोल रहा था। और यही गंजा आदमी है जापान का प्राइम मिनिस्टर रिजाकी जुडो। डिफेंस मिनिस्टर ने प्राइम मिनिस्टर से माफ़ी मांगी और प्रॉमिस किया कि वह इस इशू को सही कर देगा। इस पर प्राइम मिनिस्टर उससे पूछता है कि वह इसे कैसे सही करेगा। इस पर डिफेंस मिनिस्टर थोड़ा मुस्कुराता है और प्राइम मिनिस्टर से कहता है कि अब वह खुद ही इन गेटों के अंदर जाएगा। ये यंग आदमी जो अभी आप देख रहे हैं, यह है जापान का नंबर 1 हंटर और डिफेंस मिनिस्टर इजुकाई काजुरो। उसके सिंपल कैप, गोल्ड ब्रेस और एक सिंगुलर इयररिंग के साथ काजुरो इतना खतरनाक नहीं लगता जितना वो असल में है। उसके डार्क हेयर के ऊपर एक छोटा सा मून लॉक जैसा व्हाइट हेयर है, और वो मून लॉक उसके हेयर स्टाइल और टेक्निक का क्लू देता है। अपनी मीटिंग के बाद डिफेंस मिनिस्टर ने अपनी सेक्रेटरी को अपनी तलवार तैयार करने को कहा। वे अकेला ही गेट के अंदर जाएगा। उसकी सिक्योरिटी उसे नर्वसली बोलती है कि अभी तक जितने भी हंटर्स उस गेट के अंदर गए हैं वह वापस बाहर नहीं आ पाए हैं, तो उसके लिए यही सही होगा कि वे दूसरों और हंटर के साथ जाए। लेकिन काजुरो चलता रहता है और पीछे मुड़ के उसे पूछता है कि क्या उसे ऐसा लगता है कि उसे किसी और की जरूरत है। डिफेंस मिनिस्टर की डेंजरस ऑरा को महसूस करते हुए सेक्रेटरी जल्दी से माफी मांगती है और उसकी तलवार तैयार करती है। कुछ घंटों बाद काजुरो जापान के कंट्री साइड में गेट के थ्रू पास हो चुका होता है और अभी वो गेट के अंदर होता है। वो उसी
उसी केव के थ्रू जा रहा था जहां दूसरे जापानीज हंटर मिसिंग हो गए थे। चलते चलते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या सच में जापान के हंटर्स इतने ज़्यादा कमज़ोर हैं। लेकिन वही थोड़े समय बाद कुछ वीक और छोटे मॉन्स्टर उस पर अटैक करते हैं, लेकिन वह उसे अपनी तलवार से काट के साइड फेंक देता है और आगे बढ़ जाता है, क्योंकि वह जानता है कि उसके सब ऑर्डिनेट हंटर ऐसे वीक मॉन्स्टर के आगे मर नहीं सकते। केव के अंदर क्या हो सकता है, इसी सोच में वो फाइनली एंड तक पहुंच जाता है और अंदर जापानीज हंटर्स के काफ़ी सारे बॉडीज़ एक पे एक चढ़े हुए होते हैं और उसके ऊपर बैठा हुआ होता है ह्यूमैनॉइड स्केलेटन मॉन्स्टर। डिफेंस मिनिस्टर तुरंत एक्शन में आता है और एक क्विक मोशन के साथ अपनी तलवार से उस स्केलेटन मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है। लेकिन ये सरप्राइज अटैक के बावजूद भी वो ह्यूमैनॉइड स्केलेटन अपने फोर आर्म में लगे तलवार को आगे लाता है और डिफेंस मिनिस्टर के तलवार को ब्लॉक कर देता है। डिफेंस मिनिस्टर अपने आप में इंसल्ट फील करता है कि एक घटिया मॉन्स्टर उसकी तलवार को ब्लॉक करने का हिम्मत कर रहा है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जिनयुंग अपने हाथ में लगे हुए तलवार से डिफेंस मिनिस्टर पे अटैक करता है, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर उस अटैक को आसानी से डॉज कर लेता है और एक पंच उसके चेस्ट पे दे मारता है। और फिर डिफेंस मिनिस्टर थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करते हुए अपना CQC टेक्निक को एक्टिवेट करता है और एक जोरदार तलवार का स्लैश उस मॉन्स्टर पे दे मारता है। मॉन्स्टर उस अटैक को ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल होता है कि वे इसे रोक नहीं पाता और अपने मुंह से ब्लड स्प्रे कर देता है। लेकिन डिफेंस मिनिस्टर यही नहीं रुकता, वो अपना CQC सेकेंड टेक्निक एक्टिवेट करता है और वो अपना सेकेंड मून को रिलीज करता है। उसकी तलवार से रिलीज हुई प्योर एनर्जी डायरेक्टली स्केलेटन मॉन्स्टर पर इम्पैक्ट करती है, जिसके कारण मॉन्स्टर जाकर के सीधा केव वॉल से जा टकराता है। डिफेंस मिनिस्टर मॉन्स्टर की तारीफ करता है और उसे बोलता है कि उसका सेकेंड टेक्निक भी उस पर ज़्यादा कुछ खास असर नहीं किया। ये बोल के डिफेंस मिनिस्टर एक बार और CQC थर्ड टेक्निक को इस बार यूज करता है और मॉन्स्टर के पास जाकर के उसे इस्तेमाल करने वाला ही होता है, लेकिन इस बार मॉन्स्टर उसे डॉज कर लेता है और अपना अटैक उस पर करता है। अब स्केलेटन मॉन्स्टर अपना तलवार से डिफेंस मिनिस्टर को हिट करने वाला ही होता है कि तभी डिफेंस मिनिस्टर एक कैजुअल अटैक करता है और सीधा उसके हाथ को काट देता है। स्केलेटन मॉन्स्टर का स्केलेटन भले ही कितना ही हार्ड हो, लेकिन डिफेंस मिनिस्टर का ये तलवार बड़े कठोर से कठोर डायमंड को भी आसानी से काट देता है। उसी के साथ वो स्केलेटन मॉन्स्टर बेसहाय वो ज़मीन पे वहाँ गिर जाता है। जिसके बाद डिफेंस मिनिस्टर सोचता है कि उसके कंट्री के हंटर सब कितने कमज़ोर हैं जो कि ऐसे चीज़ से हार गई। वो जियान की बॉडी और शरीर को वहीं केव में छोड़ के चलने वाला ही होता है कि तभी जिनयुंग का आँख पूरा वाइट हो जाता है, जैसे कि वो जेन्युइनली पूरा डेड हो चुका हो। लेकिन वो अपने माइंड में अपने चाइल्डहुड को याद करता है, खासकर अपने डैड को। उसके डैड हमेशा काम में व्यस्त रहते थे, लेकिन वो एक बहुत ही ज़्यादा वार्म और फ्रेंडली आदमी थे। जिनयुंग अपने डैड को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। एक दिन जब उसके डैड काम से घर आते हैं तो वो और उसकी माँ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके डैड एक बॉक्स में चिकन फ्राई अपने साथ लेते आए थे। अपने डैड को देख करके जिनयुंग अपनी माँ का हाथ छोड़ता है और स्ट्रीट को क्रॉस करके अपने फादर को हक करने के लिए दौड़ जाता है। जिनयुंग इतना ज़्यादा खुश होता है कि वो सड़क पे जाने वाला ट्रक को भी अच्छे से नहीं देखता, जिसे देख उसके डैड चिकन को वहीं फेंकते हैं और जिनयुंग की तरफ दौड़ लगाते हैं और फिर उसे धक्का देते हैं पीछे। यही वो समय था जब जिनयुंग आखिरी बार अपने पिता का चेहरा देखा था और फिर उसका डैड उसी की वजह से इस दुनिया को छोड़ के चला जाता है। उसके डैड के डेथ के साथ उसका बिजनेस भी गिरने लगता है। जियान और उसकी माँ एक ह्यूज डेप्ट के साथ रह जाते हैं। उसकी माँ का सॉफ्ट हैंड अब रफ हैंड में बदल जाता है, क्योंकि उसकी माँ रेस्टोरेंट में हर दिन काम करती थी, बर्तन को साफ करती थी, इसीलिए अब उसकी माँ का सॉफ्ट हैंड अब एक रफ हैंड में बदल चुका था। जब भी जिनयुंग अपनी माँ से पूछता था कि क्या वो ठीक है, तो उसकी माँ हमेशा स्माइल करते हुए उसे बताती थी कि वो एकदम ठीक है। लेकिन हर रात जिनयुंग सच्चाई जानता था, जिसके कारण वो सो नहीं सकता था और उसकी आंखों से आंसू गिरते रहते थे, क्योंकि वह सुन सकता था कि उसकी माँ साइलेंटली उसके बगल में रो रही होती है। उसकी माँ रो रही होती है और वो सब उसी की वजह से होता है। कुछ दिन बाद जिनयुंग रियलाइज़ करता है कि उस जैसे लोग का इस दुनिया में जीने का कोई अधिकार नहीं, इसलिए वो अपने साइड में पड़े हैंड कटर को उठाता है। लेकिन उसकी माँ उसके लिए डिनर लेके आई होती है और जब वो उसे ऐसा करते हुए देखती है तो वो उसे बोलती है कि ये तुम क्या कर रहे हो। जियांग पहले तो रोता है, लेकिन फिर उसके बाद वो एक स्माइल करता है और अपनी मॉम को बोलता है कि मॉम, मुझे लगता है मैं अब अवेकन हो चुका हूँ, क्योंकि उसके हाथ के जख्म वापस रिकवर हो चुके थे। जिसके बाद हम देखते हैं टीवी पे कोरिया का एक नंबर 1 हंटर का इंटरव्यू हो रहा होता है और फिर उसके बाद हम देखते हैं जिन्होंने अपनी माँ को हक करता है और बोलता है कि मॉम,
मुझे उसी आदमी की तरह बनना है जो भी टीवी पे है। वो एक हंटर बनेगा और अपनी मॉम को रिच और हैप्पी लाइफ देगा। लेकिन जैसा वो सोचा था वैसा बिल्कुल नहीं होता। सालों बाद अब उसकी मॉम हॉस्पिटल में पैरालाइज पड़ी हुई थी। इसी के साथ ये मेमोरी जियान के आई में लाइफ वापस लाती है। इसी के साथ उसे वो भी मेमोरी याद आती है जो वो जिस्मिन के साथ किया था, जिसमें जिस्मिन उसे बोली थी कि दुनिया का सल्तनत पहले ही बिगड़ चुका है। कई देश पहले ही हंटर के अधिकार में आ चुके हैं और अब उसका सबसे मेन दुश्मन है जापान। इसीलिए वो चाहता है कि वो अपने देश का रक्षक बनकर जापान के सबसे शक्तिशाली हंटर का शिकार करे। जिसके बारे में वापस प्रेजेंट में आते हैं जब डिफेंस मिनिस्टर उसको छोड़ के वहाँ से जा ही रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि वो इस स्केलेटन मॉन्स्टर से फाइट करके काफी समय बिता दिया, उसे खुद ही साउथ कोरिया जाके उसे कैप्चर कर लेना चाहिए। लेकिन वो जिन्यूंग के हेड पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि जिन्यूंग फिर अपना हेड से उसके पैर को काट लेता है, जिसके कारण वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और फिर सोचता है ये कैसा मॉन्स्टर है जिसका सर से ही एक न्यू स्केलेटन निकल रहा है, जिसे डिफेंस मिनिस्टर को दर्द में चिल्लाने पर मजबूर करता है। और फिर जिन्यूंग से बचने के लिए वो जिन्यूंग को काफ़ी ज़्यादा गंभीरता से लेता है और अपना CQC का 4th फॉर्म को यूज करता है, जिससे वो जिन्यूंग का हेड को वहीं पे कट कर देता है। जिसके बाद वो अपना CQC का फाइनल फॉर्म को यूज करता है, जिसके कारण उसका काफ़ी सारा आफ्टर इफेक्ट बनने लगता है और इसी की वजह से वो जिन्यूंग का पूरा शरीर को चॉप्ड कर देता है। और ये अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि उसका जितना भी इफेक्ट था इस अटैक का वो डंजन के बाहर भी दिख रहा था और जिन्यूंग का हाथ भी अब डंजन के बाहर आ गया था। इसके बाद इसका अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल था कि ये पहाड़ को भी काट रहा था। इसके बाद हम डिफेंस मिनिस्टर का एक खतरनाक फॉर्म देखते हैं जहाँ उसकी आंखों से वाइट फ्लेम निकल रहा था। लेकिन जब जिन्यूंग उसका पैर को काटा था, जिसकी वजह से अभी डिफेंस मिनिस्टर का पैर भी टूट चुका होता है और डिफेंस मिनिस्टर वहां से ये सोचते हुए जा रहा था कि अब वो जिन्यूंग को हरा चुका है। लेकिन तभी जिन्यूंग अपना एक नोकीला बोन स्पेयर उसके दूसरे पैर पर दे मारता है, जिसके बाद हम जिन्यूंग का एकदम खतरनाक घटिया फॉर्म देखते हैं जब वो पूरी तरीके से तड़प रहा होता है और उसका पूरा शरीर छन्ना छन्ना हो चुका था। और इसी के कारण डिफेंस मिनिस्टर को फिर से काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है और वो फिर से अपना तलवार एक्टिवेट करता है और अपना फॉर्म को एक्टिवेट करता है और उस पर अटैक कर देता है जिन्यूंग पे। और उसी गेट के बाहर हम देखते हैं प्राइम मिनिस्टर और जापान के कुछ खतरनाक हंटर जो कि कुछ दिन बाद ही वहाँ पे आए थे और वे लोग वहाँ पे आए थे ताकि अपने डिफेंस मिनिस्टर के फाइट का परिणाम देख सकें। जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर की सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर से पूछती है कि प्राइम मिनिस्टर क्या हमें सच में इतने सारे लोगों की ज़रूरत है, जिस पर प्राइम मिनिस्टर जवाब देता है कि जब से वो यहाँ आया है उस दिन से आज मिला करके 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई खबर नहीं मिला है। हमें तो देखना ही होगा ना कि वो अभी क्या कर रहा है। और फिर प्राइम मिनिस्टर बोलता है कि आखिरकार वो जापान का नंबर 1 डिफेंस मिनिस्टर है, तो उसे देखने के लिए इतने लोग तो चाहिए ही। जिसके बाद फिर उस गेट से डिफेंस मिनिस्टर का हेड बाहर निकलता है, जिसको देख करके सारे जापानीज हंटर्स काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर उस गेट के अंदर से निकलता है हमारा जिन्यूंग बाहर, जो कि बाहर निकलते ही सीधा प्राइम मिनिस्टर का गर्दन को कट कर देता है। जिसके बाद फिर हम देखते हैं कोरियन हंटर एसोसिएशन का सीन, जहाँ पे सेंजिन का सिक्योरिटी उसे बोलता है कि उन्होंने जापान के डिफेंस मिनिस्टर को मार दिया और उसने प्राइम मिनिस्टर पे भी अटैक किया। जिस पे सेंजिन बोलती है कि इस बार वो लोग उतना प्रिपरेशन करके नहीं आए थे। जिस पे सेंजिन का सिक्योरिटी सेंजिन से बोलता है कि वो जल्दी जापान पे भी अटैक कर देगा। जिस पे सेंजिन बोलती है कि मुझे भी इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा, उसकी मदद से हम जीत सकते हैं। जिसके बाद फिर हम वही वाला सीन देखते हैं जब जिन्यूंग ने जापान के प्राइम मिनिस्टर का गर्दन काटा रहा, लेकिन जापान के प्राइम मिनिस्टर का हेड बिल्कुल एक ग्लू की तरह उसके सर से वापस चिपक जाता है और फिर जापान का प्राइम मिनिस्टर एक जोरदार पंच जिन्यूंग पे लैंड करता है, जिसकी वजह से जिन्यूंग वहीं पे अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बारे में बताया जाता है कि जापान का प्राइम मिनिस्टर जापान का नंबर 0 है और वो SSS रैंक हंटर है। इसी के साथ हमारा ये सीरीज यहीं पे ख़त्म हो जाता है।